नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एसडीजी चर्चा में। और आज हमारी गेस्ट हैं गीता कांडपाल जी। गीता जी पार्टिसिपेटरी अप्रोचेस की एक्सपर्ट हैं। आपने एटीआई नैनीताल जैसे प्रतिष्ठित प्रशासनिक एकेडमी में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है और डेवलपमेंट सेक्टर में 25 साल से ज़्यादा का अनुभव आप रखती हैं। तो आइए आज चर्चा करते हैं गीता जी से। आज का टॉपिक है एसडीजीज को अचीव करने में पार्टिसिपेटरी अप्रोचेस का महत्व। तो दोस्तों, जो भी हमारे साथ है गीता कांडपाल मैम, तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है एसडीजी चर्चा में। थैंक यू सो मच। तो मैम, जैसे आप जानती हैं और जैसे इस कार्यक्रम का नाम भी है एसडीजी चर्चा, इसमें हम बातें करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से जुड़े हुए अलग अलग मुद्दों के बारे में। और आपका तो एक बहुत बड़ा अनुभव है अलग अलग क्षेत्रों का और आपने इतना सारा काम किया है। तो हमारा सबसे पहला सवाल जो आपसे है वो ये कि आपके शब्दों में ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, सतत विकास क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों है, क्यों ये जरूरी है? पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी आशुतोष जी आपका कि आपने इस फोरम पे मुझे इनवाइट किया। और मुझे पता है कि इस फोरम में काफी एक्सपीरियंस्ड और बहुत विशेषज्ञ लोग आते हैं और आपने मुझे इस लायक समझा। तो ये मेरा सौभाग्य है और मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। और मैं बधाई भी देना चाहूंगी, आपने एक ऐसा फोरम क्रिएट किया है या ऐसा प्लेटफॉर्म लोगों को दिया है जिसमें लोग अपनी जो एक्सपर्टीज है या वो जो नए क्रिएशंस कर रहे हैं, नए इनोवेशंस कर रहे हैं, उसको लोगों तक साझा कर सके। तो ये मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। और जो जैसे आपने प्रश्न पूछा, वेलकम आपका, आपने प्रश्न पूछा कि सतत विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। और अगर मैं देखूं तो हमें इसको जानने के लिए थोड़ा इतिहास पर जाना पड़ेगा। अब देखेंगे जब दुनिया में मनुष्य का प्रादुर्भाव हुआ था, जब मनुष्य जीवन में आया था, तो उसकी सबसे पहली आवश्यकता जल थी। ठीक है, तो आप जितनी भी सभ्यताएं देखेंगे दुनिया में, वो नदियों के किनारे बसी हुई हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता की अगर हम जब बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जल से जुड़ी हुई थी। जहां पर जल है वहां पर सभ्यता शुरू हुई। फिर हमारी दूसरी आवश्यकता जो है वो हमारा भोजन है। तो नदी के आसपास जो जंगल हैं वहां पर, क्योंकि शुरुआत में हम लोग ने खाना बना के तो नहीं खाते थे, तो कच्चा भोजन खाया जाता था, फल फूल कंदमूल खाए जाते थे, या फिर धीरे धीरे हमने जो जंगली जानवर है उनका मांस खाना शुरू किया। तो वो आसपास, नदी के आसपास कहीं जंगल मिले, वहां पर उसकी दूसरी आवश्यकता पूरी हुई मनुष्य की। और तीसरी जो है वो हमको फिर तन ढकने के लिए कपड़ा चाहिए। तो वो फिर हमको जंगलों से मिला, जिसमें हम कहते हैं कि जो जानवरों की खाल है या जो पेड़ों की छाल है, उससे हमने उसका काम लिया। फिर चौथी आवश्यकता हमारी शेल्टर थी, जिसमें हमको वहीं कहीं ना कहीं जो रहने के लिए स्थान मिले, जो कंदराएं थी या थी उसमें मिले। अब धीरे धीरे जैसे जैसे जनसंख्या में वृद्धि हुई, लोग दुनिया में आए, और आप देखेंगे कि धीरे धीरे हमने और खोजें की। फिर जैसे आग की खोज हुई, और हमने कई ऐसी पहिए की खोज हुई, और बहुत बड़ी एक खोज हुई जिसको हम मुद्रा की खोज कहते हैं, पैसे की खोज जिसको हम मुद्रा कहते हैं। तो उसकी जब खोज हुई तो आपने देखा होगा, उसके बाद आर्थिक विकास शुरू हुआ। और जो बहुत ही प्राकृतिक संसाधन थे हमारे, वो कहीं ना कहीं उनका दोहन होने लगा। जल एक सीमित है, फॉरेस्ट हमारे सीमित है, हमारे पास जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो सीमित है, लेकिन जनसंख्या का बढ़ना, आर्थिक विकास, ये सब चीजें तेजी से बढ़ने लगी और उसका दोहन होने लगा। और फिर ये जो इसकी जड़ें हैं, कहीं ना कहीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो जड़ें हम देखते हैं वो 17वीं 18वीं सदी में कहा जाता है कि इंग्लैंड में मिली, जहां पर कहा जाता है कि कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए टिम्बर की जो लकड़ी होती है, इमारती लकड़ी जो होती है, उसका बहुत मात्रा में दोहन किया जा रहा था कंस्ट्रक्शन के लिए। और वो दोहन तो हो रहा था लेकिन उसको उगाया नहीं जा रहा था। तो वहां की सरकार ने ये डिसाइड किया कि क्यों ना जितने भी लैंडलॉर्ड हैं उनकी नेशनल ड्यूटी के आधार पर उनको पेड़ लगाना जरूरी कर दिया जाए, ये कानूनी कर दिया। और फिर धीरे धीरे ये हुआ कि जब यहाँ से शुरुआत हुई, और इसको हम सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट का हमने नाम दिया। और सस्टेनेबल कहीं ना कहीं फॉरेस्ट एरिया को हम कहते हैं कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की शुरुआत थी। फिर आपने देखा होगा 1960 के दशक में अमेरिका और यूरोप में एक एनवायरमेंटल क्रांति मूवमेंट शुरू हुआ था, जिसमें कहीं ना कहीं जो इकोनॉमिस्ट थे उनके दिमाग में आया कि जो प्राकृतिक संसाधन है
उनका इतना अधिक दोहन हो रहा है, तो उसको रोका जाना चाहिए। और फिर धीरे धीरे जो अमेरिकी अर्थशास्त्री थे, एक अर्थशास्त्री है केनेथ बोल्डिंग, जिन्होंने एक पेपर पब्लिश किया और उन्होंने उसमें ये चिंता जाहिर की कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं इनका दोहन तो बहुत हो रहा है, लेकिन जो आने वाली हमारी जनसंख्या है उसके लिए ये सब हम बचा पाएंगे या नहीं, तो ये उनकी चिंता थी। उसके बाद धीरे धीरे स्वयंसेवी संस्थाएं इससे जुड़ी, और उसके बाद फिर और यूनाइटेड नेशंस इससे जुड़ा, और धीरे धीरे ये एक क्रांति के रूप में पूरे 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 संसार में फैल गया। तो अगर हम इसको एक समेटें इस परिभाषा को, तो हम ये कह सकते हैं कि सतत विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो है कि मनुष्य आज जो उसके नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो अपनी आवश्यकता तो पूरी करे, लेकिन भविष्य जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसके लिए भी नेचुरल रिसोर्सेज की कमी नहीं होनी चाहिए और वो परेशान नहीं होनी चाहिए। तो ये ऐसे में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को देखती हूँ। मैम, एक तो आपने यहाँ पे दो चीजें करी, एक तो जो उसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है वो आपने बहुत ही संक्षेप में बता दिया और मुझे लगता है काफी डिटेल्ड भी था वो, और जब आपने उसको समअप किया तो वो बिल्कुल की पॉइंट पे कर दिया कि जो हम विकास ऐसा करें कि हमारी आज की भी जरूरतें पूरी हों और जो हमारे आगे आने वाली पीढ़ी है उसकी भी जरूरतें पूरी हों। अगर मैं उस एक छोटा सा क्वेश्चन और आपसे पूछना चाहूँ कि आज के समय में देखें तो बहुत से लोग ये समझ नहीं पाते कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जरूरत क्यों है। उनको लगता है कि सब कुछ तो है अभी, और इस परिभाषा को वो सुनते तो हैं लेकिन उससे कहीं रिलेट नहीं कर पाता है। तो अगर आप उनको बताना चाहें कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जरूरी क्यों है उनके लिए, तो आप क्या कहना चाहें? देखिए, अभी जब वर्तमान समय में हम जी रहे हैं तो हमारे पास अभी भी इतना नेचुरल रिसोर्सेज अभी भी हैं जिसको हम आसानी से ले सकते हैं। लेकिन जब लोगों को ये बहुत क्योंकि अभी मैंने जैसे आपको बताया कि जो हमारा इकोनॉमिक जो एक अर्थशास्त्री थे, या फिर जो हमारे जो जिनको हम कहना चाहिए एनजीओस के लोग थे जो सेवा के भाव से, उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये आया, उन्होंने ये सब देखा और वो दोहन सब जब देखा तो उनको लगा कि नहीं, ये जो हो रहा है ये गलत हो रहा है, और ये हमारी पीढ़ी के लिए आगे क्या जल, क्या जमीन, या फिर या जो हमारे वन हैं या जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो रह पाएंगे नहीं पाएंगे। और एक चीज मैं पहले आपको बताना भी चाह रही थी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का आज के दौर का अगर हम देखें तो ये सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट से नहीं रह गया, इसको कई डायनामिक में देखा गया है, जिसमें हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की भी बात करते हैं, हम एनवायरमेंटल डेवलपमेंट की बात करते हैं, और कहीं ना कहीं सोशल कम्युनिटी की भी बात करते हैं। 3 आयाम है इसके जिसको जोड़ा गया है। और जब हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करेंगे तो ये कहीं ना कहीं एनवायरमेंटल और कम्युनिटी उससे छूटेगा। और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें, हम निरंतरता की बात कर रहे हैं, रेगुलेटरी की बात कर रहे हैं, वो बिना लोगों के जुड़े नहीं हो पाएगा। वो बस जरूरी होगा कि लोग उनसे जुड़े, जो कम्युनिटी है हमारी, जो हमारा सोशल एरिया है उसमें रहने वाले लोग उनसे जुड़े। और अगर वो इस बात को नहीं समझेंगे, ये बहुत जरूरी होगा कि उनको समझाना कि अगर हम अपने लिए जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं आज अगर इसका इतना दोहन करेंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ी वो कहीं ना कहीं इससे सफर करेगी। और जब हम अपनी और अपने बच्चों के भविष्य की बात करते हैं या स्वास्थ्य की बात करते हैं, और ये जो दोहन हो रहा है वो कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य पे भी उसका फर्क पड़ रहा है, क्योंकि अगर हम जल की बात करें तो जल कहीं ना कहीं कंटामिनेशन हो रहा है, उसका संरक्षण हम नहीं कर पा रहे हैं तो उसकी कमी है। या फॉरेस्ट हम लगातार काट रहे हैं तो एनवायरनमेंट है, हमें दिक्कत है, सांस लेने की प्रॉब्लम है। अभी हम कोरोना जैसे बहुत बड़ी महामारी से गुजरे हैं जहाँ पर ऑक्सीजन की इतनी स्कैर्सिटी थी कि लोगों को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ा। तो ये कम्युनिटी को कहीं ना कहीं ट्रिगर की जो हम बात करते हैं या जोड़ना पड़ेगा। और जब तक का कम्युनिटी नहीं समझेगी कुछ टूल टेक्निक्स या किसी भी तरह से, और हम कर रहे हैं कई तरह से काम, तो ये सब चीजें उन तक आना पड़ेगा। और वो जब इस बात को समझेंगे तो जरूर वो उनसे जुड़ते हैं। जब हमारे स्वास्थ्य पे बात होती है, हमारे बच्चों पे बात होती है, हमारे फ्यूचर पे बात होती है, तो लोग 100% उनसे जुड़ते हैं। लेकिन कुछ ऐसी इस तरीके से उनको जोड़ना पड़ेगा ताकि वो उस चीज की गंभीरता को समझें। मैम, अभी जो आपने जो एक चीज कहा कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसमें कई आयाम होते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपने बताया कि कम्युनिटी का एंगेजमेंट होना बहुत जरूरी है। तो अब जो ये जो चर्चा जिस मोड़ की तरफ जा रही है, तो कम्युनिटी एंगेजमेंट, हम जितने भी कार्यक्रम चला रहे हैं, आपने जितने भी कार्यक्रम चलाए हैं, उसमें एक शब्द अक्सर आता है जिसको हम लोग कहते हैं पार्टिसिपेटरी अप्रोचेस। और ऐसा माना जाता है कि लोगों को साथ लाने में इसका बड़ा जो महत्व होता है, और आपने तो काफी काम किया है इस पर।
तो अभी मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि पार्टिसिपेटरी अप्रोचेस क्या हैं, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो भी प्रोग्राम चल रहे हैं उसमें इनका क्या रोल हो सकता है, और आपके आपके अपने अनुभव में कुछ अच्छे एग्जांपल आए हो तो उसको प्लीज शेयर करिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा। और अगर हम कम्युनिटी पार्टिसिपेशन या पार्टिसिपेटरी अप्रोच की बात करें, फिर हमें थोड़ा सा इतिहास में जाना पड़ेगा। जी। हमारा जो भारत देश है ये संस्कृति में बड़ा रिच है, कहा जाता है। आप अगर अभी भी देखेंगे, अभी भी हमारे गांव में हमारे जो जहाँ पर हमारे पूर्वज लोग रहते हैं, वहां पर कहीं ना कहीं सहभागिता, जो पार्टिसिपेटरी की जो मैं बात कर रही हूँ, वो कहीं ना कहीं अभी भी जीवित है। और हम अपने इतिहास में देखें तो हमारे जब मनुष्य दुनिया में आया, जब कबीले या समुदाय बने हैं, उसमें आपने देखा होगा सबसे पहला जो उसका शुरुआत हुई थी वो कृषि कार्य से हुई थी। और आपने देखा होगा कि जब भी लोग कृषि का कार्य करते थे, तो जितनी भी गांव में लोगों की जमीनें होती थी, जैसे धान की रुपाई करनी है या फिर गेहूं उगाने हैं, तो लोग एक के खेत में जाके सभी लोग उसका काम करते थे, फिर अगले दिन अगले खेत में जाके। तो ये पार्टिसिपेटरी का एक रूप था जो हमारी विरासत थी। या फिर अगर हम गांव घरों में देखें कि वहाँ के अगर कोई फंक्शन हो रहा है, वहाँ पे कोई कार्यक्रम है या कोई शादी हो रही है, लड़की की शादी या लड़के की शादी है, तो उसमें पूरे गांव को ये माना जाता था कि पूरे गांव की लड़की की शादी है या लड़के की शादी है, और हर कोई अपना किसी भी तरीके से, चाहे वो फाइनेंशियली उनको सपोर्ट कर दे या कुछ दे के उनको सपोर्ट कर दे या उनके साथ काम करके सपोर्ट कर दे। तो ये कहीं ना कहीं जो सामुदायिक सहभागिता या पार्टिसिपेटरी अप्रोच की हम बात करते हैं, ये हमारी विरासत थी। और बड़ा हमारा दुर्भाग्य है कि धीरे धीरे विरासत इसलिए हटने लगी क्योंकि हमारे देश में मुगलों का शासन हुआ, जैसा हम जानते हैं, और फिर जो अंग्रेजों का शासन हुआ, वो जो 200 साल तक उन्होंने शासन किया, वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था, जिसने इस अप्रोच को हमसे बहुत दूर कर दिया। आपने देखा होगा कि शुरुआत में उन्होंने जो अंग्रेजों की अप्रोच थी, वो कहीं ना कहीं तोड़ने की अप्रोच थी, समाज को तोड़ने की अप्रोच थी। और हमें याद भी है कि जब पहला 1857 की क्रांति हुई थी, जब अंग्रेजों का शासन था, उसमें उनको कहीं ना कहीं लगा कि अब भारत वाले जाग रहे हैं या ये स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, जो गुलामी हमने दी है वो कहीं ना कहीं समझ रहे हैं। तो ये उनके लिए एक ऐसा पॉइंट था जिसको उन्होंने, जो मंगल पांडे जी ने जो किया था, जो क्रांति थी, वो कहीं ना कहीं उनको हिला के रख दिया था। तो कहते हैं कि उस समय जो इंग्लैंड से जो शासन होता था, वो सीधा शासन भारत में होने लगा, और उसी को हम फिर अप टू डाउन अप्रोच कहीं ना कहीं कहते हैं कि जैसे जो इंग्लैंड से शासन हो रहा था, वो भारत के हर गांव में विकास की बात कर रहा था, और जो हम सामुदायिक सहभागिता की बात कर रहे थे, वो थोड़ा थोड़ा सा हटने लगी थी। लेकिन कालांतर में हम जब आजाद हुए 200 साल के गुलामी के बाद, और हमने इसको लगातार इसी जो अप्रोच वो देखे गए थे, उसी को आगे सस्टेन किया, और उसी अप्रोच से जिसको हम कहते हैं कि अप टू डाउन अप्रोच जो है, कि ये अप्रोच क्या है कि अगर हम देखते हैं कि किसी भी गांव में बहुत अंतिम छोर में रहने वाले व्यक्ति को, जो लाभार्थी होगा, जिसको स्कूल की जरूरत है, स्वास्थ्य की जरूरत है या फिर भोजन की जरूरत है, तो एक तरीका ये था कि केंद्र में बैठे हुए लोग वहां से उस गांव का डाटा लिया या उस एरिया का डाटा लिया, लोगों की क्या क्या आवश्यकता है, और फिर एक फंड फॉलोइंग हुआ जो स्टेट में गया, फिर उसका डिस्ट्रिक्ट में गया, फिर ब्लॉक में गया, और या डिपार्टमेंट में गया, और लोगों ने जाके उसकी उसको जो सुविधाएं चाहिए, कितने लोग हैं, जनसंख्या कितनी है, किस हिसाब से जन की आवश्यकता होगी, या फिर स्कूल की आवश्यकता होगी, या फिर आपके स्वास्थ्य केंद्र की आवश्यकता होगी, जाके वो दिया। वो सुविधाएं हम देते चले जा रहे थे, लेकिन जिस हम सुराज की बात कर रहे थे, लोगों को एक अच्छे जीवन की बात कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं पीछे छूटता चला जा रहा था। और 1984 में जब इंदिरा गांधी जी का असैसिनेशन हुआ था, उसके बाद जब राजीव गांधी जी आए थे, तो उन्होंने जब इस व्यवस्था को देखा था कि ये जो हम सुशासन की बात कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं कम्युनिटी तक या समुदाय तक तो पहुंच ही नहीं पा रहा है, लाभार्थी उससे लाभ नहीं ले पा रहे, तो उन्होंने एक नई शुरुआत की थी कि अब क्यों ना हम अपने कानून में कुछ परिवर्तन करें। और फिर आपने देखा होगा 84 के बाद 92 तक का ये पूरी प्रोसेस चली है, और 92 में दो बहुत बड़े अमेंडमेंट हुए थे, जिनको हम 73rd और 74th अमेंडमेंट कहते हैं। 73rd अमेंडमेंट फॉर द रूरल सेक्टर एंड 73rd amendment for the rural sector and 74th amendment for the
ओपन सेक्टर। फिर हमने त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था की। अब व्यवस्था तो हमने कर दी, ठीक है। उसके बाद अब जिसके लिए हमने जो डिसेंट्रलाइजेशन किया, हमने कहा कि अब अप्रोच हम डिवाइन ड्रिवन अप्रोच शुरू करें और लोगों से पूछें कि आपकी आवश्यकताएं क्या है। तो कैसे पूछी जाएंगी, क्योंकि हम तो 200 साल तक ऐसी व्यवस्था में जीने के आदी हैं जहां पर हमें जरूरत नहीं है वो भी हमें दिया जा रहा है, और जो जरूरत है शायद कहीं ना कहीं नहीं मिल रहा है। तो जब डिसेंट्रलाइजेशन हुआ तब कहीं ना कहीं ये जो सहभागिता की बात उठने लगी कि जब लोगों के पास जाया जाएगा, उनसे मिला जाएगा, उनके अनुभवों को लिया जाएगा, तो लोगों को पता लगेगा कि मेरी डिमांड क्या है, मुझे किस चीज की सबसे पहले जरूरत है, और उसकी समस्या को हम कैसे मिलके इसका समाधान करेंगे। और इसको जब भी मैं क्लास लेती हूँ या लोगों को बताती हूँ, तो मैं एक विंडो के द्वारा इसको बताती हूँ। वो विंडो जो एंड हैरी, 2 अंग्रेज थे जिन्होंने जीवन की एक विंडो बनाई थी। तो वो कहते थे कि हमारे जीवन जो है वो 4 विंडो में वो हम समेट सकते हैं। जो पहली विंडो है वो सेल्फ की विंडो। अब उसको कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से मैं जोड़ के आपको बताऊंगी जी। पहली जो विंडो है वो सेल्फ की विंडो है, और सेल्फ मीन्स मैं अपने आप को कितना जानती हूँ। और जैसे मेरा नाम गीता कांडपाल है, मैं यहाँ रहती हूँ, मेरे अपने बारे में जानती हूँ। जब मैंने जन्म लिया मेरा एक नाम हुआ, मेरे मदर फादर जो है, और उसके बाद जो मैं अपने बारे में जानती हूँ वो लोग भी मेरे बारे में जानते हैं। तो पहली विंडो वो कहते हैं कि आई नो एंड दे नो। लोग मेरे बारे में जानते हैं कि इनका नाम ये है, ये इनके माता पिता ये हैं, ये काम करती हैं, या ये इन्होंने अब ये करा। जो मेरे साथ डेवलपमेंट होते चले जाएंगे वो हमारी कम्युनिटी भी जानती है। तो ये हमारी पहली विंडो हो गई। ये विंडो वो कहते हैं कि ब्लाइंड है। तो ब्लाइंड, जब हम पैदा होते हैं, संसार में आते हैं, और जब हम होश संभालते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी आदतें या कुछ ऐसे जिसको हम सही नहीं मानते, जैसे झूठ बोलना एक गलत बात है। और पहला बच्चा झूठ जब बोलता है, अगर आपने उसको नहीं टोका घर से, तो कहीं ना कहीं वो फिर आगे उसको एक प्रमोशन मिलता है, और उसके आदत वो इनबिल्ट हो जाता है, या फिर कई ऐसी आदत है। और वो धीरे धीरे जैसे जैसे हम ग्रेजुअली बड़े होते हैं, तो हमारी आदतों में सुधार हो जाती है। और उसके बाद क्या होता है कि वो हमारे ब्लाइंड्स होते हैं, क्योंकि मेरे उसमें वो सारी आदतें आ चुकी हैं। मैं लोगों से बात करी और मुझे पता भी नहीं लग रहा है कि मैं कोई गलत बात कर रही हूँ, या मेरी जो गलत जो इमेज जा रही है वो इसलिए जा रही है क्योंकि मेरे उसमें बहुत शॉर्टकमिंग्स आ चुकी हैं। तो वो कहते हैं कि अगर ये शॉर्टकमिंग्स को कोई हमें हमारा वेलविशर बताए, और उसको मैं जैसे अगर ये कहा जाता है कि अगर कोई बहुत ब्लंट बोलता है और उसकी रिलेशनशिप खराब हो जाती है, तो वो उसकी एक कमी है। और अगर उसका वेलविशर उसको बताए कि आप ऐसे बोल रहे हैं, इसलिए आपका रिलेशन खराब हो जाता है, और वो उसको एक्सेप्ट करे, बहुत जरूरी है एक्सेप्ट करना। उसने एक्सेप्ट कर लिया और उसको दूर करने की कोशिश की, तो धीरे धीरे जितने हमारे ब्लाइंड्स हैं, जितने हमारी शॉर्टकमिंग्स हैं, उसको कहीं ना कहीं हम दूर करने की कोशिश करते हैं। एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है। तो क्या होता है कि जो हमारा सेल्फ का ऑरा है वो कहीं ना कहीं बड़ा हो जाता है। अब वो जो हमारे इनोसेंस से जो मैंने जन्म लिया था, कहते हैं ना बच्चा भगवान का रूप होता है, और जब हम दुनिया में आते हैं तो भगवान के रूप में आते हैं। लेकिन धीरे धीरे हमारा जीवन, हमारी परिस्थितियां कहीं ना कहीं हमें इन ओर धकेलती हैं, जो कमियां हैं। तो वो कहते हैं कि जो दूसरी विंडो है वो आई डोंट नो एंड दे नो, मतलब लोग मेरे जानते हैं मेरी कमियां, लेकिन मैं नहीं जानती, वो मेरे ब्लाइंड। थर्ड वन इज सीक्रेट्स मींस जब हम दुनिया में आते हैं, कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं हमारे जीवन में, ऐसे कुछ चीजें होती हैं जो हम किसी को बताना नहीं चाहते, और वो हमारे अपने अंदर रहती है। तो ये आई नो एंड दे डोंट नो, और वो सीक्रेट्स कहीं ना कहीं किल करते हैं मुझे, हर पल मुझे मार रहे हैं, क्योंकि मुझे डर है कि मैं इनको लोगों को बताऊंगी तो उनको पता लगेगा, और मेरी सम्मान पे, मेरी इज्जत पे कहीं ना कहीं असर होगा। तो वो हम रखते हैं। तो क्या कहा जाता है कि ये जो सीक्रेट्स हैं वो कहीं ना कहीं बाहर आने चाहिए। अगर नहीं आएंगे तो आपकी ना तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगा, ना आप ढंग से जी पाएंगे। ठीक है, अगर वो बाहर आ गया, जैसे मैं गांधी जी का अधिकतर उदाहरण देती हूँ कि गांधी जी जब वो उनका बाल्यकाल था या बचपन में, उन्होंने कई ऐसे काम किए जिसको चोरी कहना है, झूठ बोलना है, और भी कई काम हम सही नहीं कहते। लेकिन एक टाइम पे आके गांधी जी को जो गिल्ट हुई ना, वो पल पल उसको जीते हुए भी मर रहे थे। तो उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में, या जो उनकी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ है, उसमें कहीं ना कहीं वो सब बातें लिखी कि हमारे वहाँ मांस नहीं खाया जाता था, मैंने मांस का भी सेवन किया, मैंने झूठ बोला, मैंने चोरी की।
तो वो कहीं ना कहीं गिल्ट बाहर आई है, ठीक है ना। तो लोगों को पता लगे, लेकिन आज भी वो महात्मा गांधी, उनको हम पूछते हैं 150 साल बाद भी हम किसी को पूछ रहे हैं। तो वो ये जो विंडो है वो कहीं ना कहीं आपके सेल्फ के ऑरा को बहुत बड़ा कर देती है। जब आपके देखिए पहला जो आपका जो ओरिजिनलिटी थी, जो आपके ब्लाइंड्स जो खत्म हो गए, सीक्रेट जो खत्म हो गए, जो चौथी विंडो है वो है अननोन। अब जो आपकी पर्सनालिटी में एनहांसमेंट होगा वो किस हद तक आपको ले जाएगा, कितना, जैसे विवेकानंद जी की बात करते हैं हम, बहुत बड़े हमारे जो महात्मा हुए हैं उनकी बात करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं उस हद तक ले जाते हैं हम। अब इसको कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से कैसे जोड़ते हैं? जो पहली विंडो है वो सेल्फ की विंडो है, दे नो, आई नो एंड दे नो की हम बात करते हैं। अब सोचिए कि जल जीवन मिशन हमारा चल रहा है या फिर हमारा स्वच्छ भारत मिशन चल रहा है, एक ऐसे मिशन है जो बहुत ही, जिसको महत्वाकांक्षी जो मिशन है ये, इनकी जब शुरुआत हुई थी, जब बना था तो काफी प्रोपेगेंडा हुआ हर व्यक्ति तक, क्योंकि जन जन का आंदोलन है तो हर व्यक्ति तक इसको पहुंचाने की का काम। बिल्कुल। तो क्या हुआ कि गांव वाले लोग या फिर समुदाय भी इस बात को जानता है कि एक ऐसा मिशन आ रहा है जो घर घर फंक्शनल वाटर की बात कर रहा है, और हम जो प्रोफेशनल है या जहाँ से बना है, जो डिपार्टमेंट उससे जुड़े हैं, वो भी इस बात को जानते हैं। तो पहली विंडो हो गई दे नो, आई नो एंड दे नो, ठीक है, ये दोनों चीजें हम जानते हैं। नेक्स्ट जो विंडो है तो हम ब्लाइंड की विंडो कहते हैं। वो ब्लाइंड, जैसे एज ए प्रोफेशनल जब हम गाँव में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो उस गांव में रहने वाले जो लोग हैं उससे वो जो जानते हैं अपने गांव के बारे में, वहाँ के रिसोर्सेज क्या हैं, वहाँ की ऐसी क्या चीजें हैं, जैसे हम पानी की स्रोत की बात करें तो कैसा, कौन सा ऐसा स्रोत है जो सबको पानी दे पाएगा, वो सिर्फ गांव वाले जानते हैं, ये हमारे ब्लाइंड है। तो ये जो दूसरी विंडो है जिसको हम कहते हैं आई डोंट नो एंड दे नो, वो जानते हैं और हम नहीं जानते। और जब हम उनके साथ बैठते हैं तो वो सारे रिसोर्सेज बताते हैं कि गाँव में क्या क्या स्ट्रेंथ है गाँव की, वो हमें बताते हैं। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, उनके साथ बैठ के वो बनाते हैं। तो दूसरी विंडो हमारी कहीं ना कहीं जो हमारे ब्लाइंड से वो दूर होता है। तीसरी सीक्रेट्स जो है, वो सीक्रेट्स आई नो एंड दे डोंट नो, मीन्स कम्युनिटी को ये नहीं पता कि पूरा जो योजना चल रही है या फिर जो मिशन चल रहा है, या जो भी, चाहे स्वास्थ्य से हो, पानी की हो, स्वच्छता की हो, व्हाटएवर जो भी हो, वो योजना का पूरा स्ट्रेटेजी क्या है, उसका इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म कैसे होगा, कौन से डिपार्टमेंट होंगे, कौन से लोग आएंगे, उसमें पैसे फंडिंग क्या होगी, क्या स्ट्रेटेजी है, वो उनको नहीं पता, लेकिन हमें पता है। तो वो उनके लिए सीक्रेट्स है और हमें पता है। तो आई नो एंड दे डोंट नो। तो जब हम लोग मिलके बैठते हैं, और अब देखिए तीनों विंडो को अगर हम देखेंगे, एक विंडो है जो हम दोनों लोग जानते हैं कि एक ऐसी योजना आ रही है जिसको चलाना है और उसके ये चीजें हैं। दूसरा जो हमें नहीं पता, वहाँ के रिसोर्सेज, वहाँ की कई चीजें हमें नहीं पता। और तीसरा जो उनके ब्लाइंड्स हैं, उनको नहीं पता, तो उनको हमने बताया। और चौथी जो अननोन की विंडो है, जब हम साथ मिलके बैठ रहे हैं और योजना बना रहे हैं, उनकी बातें हम, उनके अनुभव हम ले रहे हैं और अपने अनुभव हम अपने उनको बता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो योजना की सस्टेनेबिलिटी है, फिर हम कहीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आते हैं कि जो उसकी सस्टेन होने की जो परिकल्पना लेके हम चल रहे हैं, जो हम सपना लेके चल रहे हैं, वो किस हद तक जाएगा, कितने सालों तक चलेगा, ये हम भी नहीं जानते और वो भी नहीं जानते। बिल्कुल। तो इसको मैं ऐसे लोगों को बताती हूँ कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन कितना जरूरी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। नहीं मैम, ये तो आपने एक जो बहुत ही अलग तरीके से चीजों को सामने रखा, क्योंकि यहाँ पे हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं वो लोग ये जो हो सकता है कि उन्होंने कभी जौहरी विंडो का नाम सुना हो, लेकिन इस तरह से उसको जोड़ा जा सकता है पार्टिसिपेटरी अप्रोचेस या फिर कम्युनिटी के साथ, और ये एक जो अलग चीज थी। और उसमें ये बिल्कुल साफ निकल के आता है कि जो हमारी 3 विंडोज हैं, मतलब जो आपकी पहली विंडो है कि मैं जानता हूँ और वो भी जानते हैं, तो जब ये बहुत बड़ी हो जाती है तो चीजें अपने आप सस्टेन करने लगती हैं। और शायद हम इसी पे काम कर रहे हैं, चाहे हम उसको पार्टिसिपेटरी अप्रोचेस कहें या कुछ भी कहें। और किसी भी मिशन के सफलता और सस्टेन होने के लिए ये बड़ा जरूरी है कि चीजें स्पष्ट हो जाए और क्लियर हो जाए। तो मैम इसके लिए तो मैं आपको फिर से एक बार बीच में ही धन्यवाद दे रहा हूँ आपको कि आपने बहुत अच्छे तरीके से इस अप्रोच को एक नए व्यू के साथ हम सबके सामने रखा, और ये हम सबके लिए बड़ा यूजफुल भी होगा। लेकिन अभी मैम इससे कुछ और सवाल भी निकल के आ रहे हैं। सबसे पहला सवाल तो ये कि आपका एक बहुत बड़ा अनुभव है, 25 साल के ऊपर का अनुभव आपके पास है, तो कुछ ऐसे उदाहरण जो आपने, जो भी आपका अभी तक का अनुभव रहा है, इसमें पार्टिसिपेटरी अप्रोचेस के तहत आपने काम किया और बड़े अच्छे रिजल्ट्स आए,
तो अगर एक दो उदाहरण अगर आप हमारे साथ शेयर करना चाहें। बिल्कुल। जैसे आपने कहा कि मेरा मेरा एक अनुभव रहा है, और सही में मैंने करीब 25 साल से मैं ये काम कर रही हूँ। और जो शुरुआत हुई थी वो जो स्वजल प्रोजेक्ट है, जिसको पूरा सब भारत जानता है, और 96 में उसकी शुरुआत हुई थी। और मैंने उसमें एक ट्रेनर के रूप में भी काम किया था, और मैंने एक कम्युनिटी डेवलपमेंट सुपरवाइजर के रूप में भी काम किया था। तो मुझे मौका मिला था कम्युनिटी के पास जाने का, समुदाय के पास जाने का। और उन दिनों ये हम लोग एक सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम कर रहे थे, जैसे जल जीवन आज इम्प्लीमेंटेशन एजेंसीज हैं, उसके रूप में काम कर रहे थे। और उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये थी स्वजल परियोजना की, क्योंकि वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट था। और जो डिसेंट्रलाइजेशन की मैं बात कर रही हूँ, 73rd अमेंडमेंट जब हुआ था, और उसको जो इम्प्लीमेंट किया गया था, उसके बाद ये पहला प्रोजेक्ट था जिसको हम कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से जोड़ रहे थे, या फिर हम कहेंगे कि लोगों को साथ लेके चलने वाला ये प्रोजेक्ट था। तो हम लोग सौभाग्यशाली थे कि हमें ऐसे लोगों का साथ मिला, ऐसे ट्रेनर मिले। जैसे अय्यर साहब का मैं स्पेशली नाम लेना चाहूंगी। निशीत कुमार सर थे हमारे, जो अभी भी इस अप्रोच पे काम कर रहे हैं। तो ऐसी ब्रेन स्टॉर्मिंग हमारी होती थी वर्कशॉप के दौरान या ट्रेनिंग के दौरान। 12 दिन की ट्रेनिंग होती थी, जिसमें वो सारे विधाएं हमें सिखाई जाती थी। क्योंकि देखिए, आप 200 साल से एक अप्रोच पे काम कर रहे हैं, अचानक जो अप्रोच चेंज हुई है, और हम कम्युनिटी से कह रहे हैं कि आपकी जो डिमांड है वो हमें बताइए, और उसके हिसाब से अब ये होगा कि आपकी डिमांड ऊपर जाएगी, और उसके हिसाब से फंड फ्लो होगा, फिर आप उसको प्लानिंग करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, और उसको सस्टेन भी करेंगे। लेकिन एक जो व्यक्ति जिसका कार्य खेती करना है, या फिर और व्यवसाय करना है, दूध का व्यवसाय करना है, या जो भी गांव के जो व्यवसाय होते हैं वो करना है, उसको ये समझाना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि वो एक अप्रोच से जी रहा होता है। तो हमको 12 दिन की ट्रेनिंग मिली थी, और हमको डूज एंड डोंट्स बताए गए थे। कई ऐसी अप्रोचेस थी जो हमको बताई गई थी, और एक बहुत जो PRA टूल्स आपने सुना होगा, पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल जो है, उसके टूल्स जो है वो हमें बताए गए थे। और एक बहुत स्वजल में ही एक बहुत अच्छी अप्रोच थी, जिसको पार्टिसिपेटरी टूल के रूप में सरार एक टूल था, जिसको SARAR हम पूरा बोलते थे। और उसका जो क्रिएशन किया था वो दीपा नारायणन एंड लीना श्रीनिवासन, दो जो हमारी रिसर्चर थी उस समय इंग्लैंड में, उन्होंने उसको बनाया था। तो वो एक ऐसा टूल था जिसने हमें बहुत ही इजी किया लोगों तक पहुंचने के लिए, क्योंकि वो बहुत ही सिस्टमेटिक बना हुआ था। उन्होंने ये कहा था कि जो सरार का पूरा अर्थ है, उसमें था S मीन्स सेल्फ स्टीम, आत्मसम्मान अर्थ, A एसोसिएटिव इंटेंस। उन्होंने कहा था एसोसिएटिव स्ट्रेंथ, जब तक हम लोग इकट्ठा नहीं होंगे तब हम किसी काम को नहीं कर पाएंगे। और फिर उन्होंने कहा था रिसोर्सफुलनेस, रिसोर्सेज को पहचानिए वहाँ के क्या है, फिर एक्शन प्लान करिए, और उसके बाद फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी लोग कहीं ना कहीं खुद ही लेने लगेंगे। तो ये एक ऐसी अप्रोच थी जिसको बड़ा सिस्टमेटिक बनाया गया था। और उन्होंने कहा था कि इसके लिए ये बहुत जरूरी था कि लोगों के पास जाके उनसे ही उनकी समस्याओं को पूछा जाए कि क्या समस्या है, क्रिएशन किया जाए, या आइडेंटिफाई ऑफ द प्रॉब्लम उसको कहा जाता था। उसके कई टूल्स होते थे, जैसे स्टोरी विद द गैप है, या फिर अनसीरियलाइज्ड पोस्टर्स थे। कई ऐसे टूल्स हैं जहाँ पर आप लोगों के बीच में जाते हैं। और बहुत जरूरी वो हमें बताया गया था कि रैपो बिल्डिंग कैसे करनी है लोगों से। अगर आप आज भी किसी व्यक्ति से मिलेंगे और कहेंगे कि मैं इसलिए आ रहा हूँ, तो ट्रस्ट बिल्डिंग जो है वो बहुत जरूरी है। जब तक ट्रस्ट नहीं होगा तो वो आपके बहुत करीब नहीं आएंगे, और ट्रस्ट बिल्ड हो गया तो फिर आप देखिएगा फिर उनको दूसरी सीढ़ी जो होती है, पहला अवेयरनेस की ट्रस्ट बिल्डिंग है, थोड़ा सा फिर उनको क्या इसकी जानकारी है, और अगर वो थोड़ा सा इंटरेस्ट लेते हैं तो फिर आप कैसे उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं या उसको उस योजना से जोड़ते हैं, ये बहुत जरूरी था। तो कई ऐसे टूल्स थे जो हम गाँव में लेके जाते थे, और लोगों से मिलते थे, बात करते थे। और उस समय क्योंकि 96-97 का टाइम था, तो स्वच्छ भारत मिशन की कहीं शुरुआत नहीं हुई थी, तो गांव में जाते ही एक अलग सा एहसास होता था, कहीं ओपन डेफिकेशन है, मक्खियां हो रही हैं, और इसके बीच में हम लोगों से मिलते थे। लेकिन बहुत अच्छी बात थी कि हम जब लोगों से मिलते थे तो बहुत ही एक सरल और बहुत ऐसे लोग हमें मिलते थे जो बहुत जल्दी विश्वास में आते थे।
और उनके पास बैठ के बहुत जरूरी होता है, क्योंकि पार्टिसिपेटरी अगर आपने किसी को इन्वॉल्व करना है किसी योजना में तो आपको समय देना पड़ेगा और उनके समय के हिसाब से चलना पड़ेगा। बिल्कुल, ये बहुत तो हमें ये सिखाया गया था कि जब भी आप गांव में जाएं तो सबसे पहले उनका समय लें। अगर आप महिलाओं से आप इमेजिन करिए कि कोई महिला धान काटने या कोई खेती के काम के लिए जा रही है और आप उसको योजना बता रहे हैं कि हमने ये योजना, अब आप बताएंगी क्या होगा, तो क्या वो ध्यान देगी? नहीं देगी। तो ऐसे में हम लोग या तो उनका जैसा बन के कि जहाँ वो काट रही है वहीं पर ही धान काट के थोड़ा सा हम भी कंट्रीब्यूशन कर लेते थे और उनके साथ बैठ के, या फिर जब गांव की महिलाओं का एक लेजर टाइम होता था जहाँ पर वो थोड़ा सा रिलैक्स होके अपने लिए करते तो उनसे तब हम बात करते थे। तो एक बहुत ही अच्छा, और स्वजल को अगर मैं बात कहूँ तो उसमें कई चीजें जुड़ी हुई थी। जहाँ पर हम पानी की बात तो करते ही करते थे, साथ में महिलाओं के वुमेन डेवलपमेंट इनिशिएटिव एक था कि अगर लोग ये समझ जाएंगे कि पानी घर पे आ जाएगा तो वो उसका हम कैसे सदुपयोग करेंगे, और वो पानी जो है वो जो समय है उससे इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज करते करेंगे। कहीं ना कहीं एजुकेशन कम थी तो एनएफई से भी जोड़ा गया था कि लोगों को साइन करना सिखाएं, उनको थोड़ा सा पढ़ना लिखना सिखाएं। तो वो भी हम क्लासेस गांव में जाके करते थे, लोगों को पढ़ाने की बात थी। और कहीं ना कहीं उसको स्वास्थ्य से जोड़ा गया था कि आप लोगों को जो पानी जो है उसके कंटामिनेशन से जो होने वाली बीमारियां उससे कैसे जोड़ेंगे। तो कई बार गाँव में जब हम लोग जाते थे तो बहुत समझाना मुश्किल होता था। मेल को, महिलाएं तो समझती थी, मेल को समझाना मुश्किल होता था। और कई आप जानते हैं कि जो समुदाय होता है वहाँ पर कहीं पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है या कहीं ऐसे, तो उनको रिजॉल्व करते हुए हम लोग आगे बढ़ते थे। लेकिन जो ये टूल्स थे उसके द्वारा हमने किया था। उसमें टूल्स का एक बहुत अच्छा टूल है सरार का, जिसको हम कहते हैं वुमेन टाइम यूज एनालिसिस। तो ये जो टूल है वो महिलाओं को उनको एहसास दिलाना कि बहुत दूर से पानी लाना, और वो पानी जब आपके घर तक आ रहा है तो आपका कितना समय जा रहा है उसमें। तो उसमें कई ऐसे कार्ड्स होते हैं जिसमें महिलाओं के एक्टिविटीज करते हुए कई चित्र आपको दिखेंगे। तो वो चित्र आपको, क्योंकि प्रॉब्लम हम आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या है और उसको प्रायोरिटाइज भी करते हैं। तो एक ऐसा टूल है जिसमें हम कहते हैं उसको एनालिसिस भी कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो महिलाएं बैठती हैं, फिर वो उनसे पूछा जाता है कि आप सुबह से आपकी पूरा रूटीन क्या है, कि सुबह उठ के आप क्या क्या काम करते हो और हर काम में कितना समय लगता है। तो जैसे आपने एक महिला से वो कार्ड्स हम फैला देते थे और महिलाओं से पूछते थे कि आप कार्ड को छांटिए और उसमें बताइए कि आपको कितना समय लगता है। तो वो कार्ड छाटती थी, अच्छा मैं सुबह 4 बजे उठती हूँ, फिर मैं चाय बनाती हूँ, चाय बनाने 15 मिनट, अच्छा फिर झाड़ू बुहारी करी उसमें 15 मिनट, या फिर बच्चों को तैयार किया फिर उसमें आधा घंटा लग गया, फिर खाना बनाया इसमें इतना लग गया, अच्छा पानी लेने जा रही हूँ तो अच्छा आधा घंटा, और पहाड़ों में तो 2 घंटा पानी लाने में, 2 घंटा पानी लाने में लग रहा है, शाम को 2 घंटा लग रहा है। और वो सबसे ज्यादा टाइम फिर हम कहीं ना कहीं फिर हमको आइडेंटिफिकेशन मिल जाता था कि पानी की सबसे ज्यादा समस्या है गाँव में। फिर उनको ये एहसास दिलाया जाता था कि आप सोचिए, अगर क्योंकि बच्चियां भी पानी ला रही हैं, महिला जो बहुत उसकी एक उम्र हो गई है वो भी पानी ला रही है, उनको कहीं ना कहीं ये एहसास दिलाया जाता था कि अगर कोई बच्ची 6 साल की उम्र में पानी लेने जा रही है और वो अभी 40 साल की या 50 साल की है और हर दिन अपने 4 घंटे पानी देने में दे रही है, तो सोचिए उस महिला का हर दिन के 4 घंटे जोड़िए, फिर उसको 1 साल से, फिर उसको 50 साल से जोड़िए, तो उसका जीवन का कितना बड़ा टाइम सिर्फ पानी, कितनी उम्र पानी लाने में चली गई। और अगर उसके घर पे पानी होता तो क्या इससे उसको कितने बेनिफिट्स होते। वो कुछ ऐसा काम कर सकती, बच्ची स्कूल जा सकती थी, बच्चियां ड्रॉप आउट इसलिए कर देती हैं क्योंकि पानी एक मूलभूत आवश्यकता है, उतनी दूर से उनको लाना है। तो ये एहसास कराया जाता था लोगों को, और फिर महिलाएं हमारे साथ जुड़ती थी, और फिर धीरे धीरे वो लोग कहीं ना कहीं फिर जो हम बात करते हैं ना आगे कैसे अब हम स्ट्रैटेजी बनाएंगे, क्योंकि स्वजल की सबसे बड़ी बात ये थी कि इसमें करीब 6 महीने तो मोबिलाइजेशन में लगता था, 6 महीने 1 साल के बाद। हाँ, क्योंकि लोगों को समझाना उस समय थोड़ा सा और कठिन था, और आज की डेट में तो थोड़ा सा, क्योंकि लोग अब समझने लगे हैं इस अप्रोच को, थोड़ा इजी है, लेकिन उस समय थोड़ा सा लोगों को समझाना टफ होता था। तो वो जो समय होता था उसमें गांव में ही रहना, उनका जैसा बनना,
उनके साथ बैठना उठना, और कहते हैं ना गो टू द पीपुल, लिव विद देम, लव देम, जो हम का जो उसका कॉन्सेप्ट है, वो कहीं ना कहीं हम वहाँ जाके गाँव में जाके करते थे। और आज भी मुझे बहुत खुशी होती है जब भी मैं ये प्रोग्राम कराती हूँ। अभी जल जीवन मिशन में भी हम कई ऐसे गाँवों को विजिट करा रहे हैं जहाँ पे जो 96 में जो योजना बनी थी, 99 में जो योजना बनी थी, वो आज भी एग्जिस्ट कर रही है। उत्तराखंड के कई ऐसे गाँव ये, और जहाँ पे सस्टेन कर रही है, लोग टैरिफ दे रहे हैं, टैरिफ कलेक्शन हो रहा है, अच्छा O&M हो रहा है, और उनको ये भी समझ आ रहा है कि जनसंख्या बढ़ रही है, तो हम कौन से डिपार्टमेंट से अप्रोच करेंगे कि हमें थोड़ा सा और पानी की जो कमी है उसको हम पूरा करें। अच्छा, इतना अवेयरनेस उनमें अभी भी है? हाँ, अभी भी है। और अभी भी वो जैसे एक PRA का एक बहुत अच्छा टूल है जिसको हम कहते हैं चपाती चित्रण या वेन डायग्राम, आपने सुना होगा। तो ये एक ऐसा टूल है क्योंकि जब आप गांव में जाते हैं, रैपो बिल्डिंग होती है, और हमारा मकसद है कि गांव वालों को उस योजना के बारे में अवेयर करना, उनके एक्सपीरियंसेस को लेना और उसको सस्टेन करना, मेन यही काम है। तो वो वेन डायग्राम हमें इसलिए मदद करता है, चपाती चित्रण। तो उसमें कई ऐसी या तो किसी जैसे फ्लिप चार्ट जो होते हैं, या कागज की चपातियां बना ली जाती हैं, या गांव के जो संसाधन है उनकी चपातियां बना ली जाती हैं, और उनके आकार अलग अलग कर दिए जाते हैं। जैसे सबसे बड़ी चपाती उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी। और उसके बाद गाँव लोग जो समुदाय के साथ बैठ के ये पूछा जाता है कि गांव में सबसे सम्मानित व्यक्ति कौन है, जो गांव को, जो जिसकी बात लोग मानते हैं, और जो एक मार्गदर्शक के रूप में काम करता है। तो जिस व्यक्ति का नाम आता है, जैसे हो सकता है कोई रिटायर्ड जो ऑफिसर है जो गांव में अपना समय व्यतीत कर रहे हैं वो हैं, या गांव के जो मास्टर जी हैं वो हैं, या फिर प्रधान जी हैं वो हैं। तो कोई ऐसा व्यक्ति निकल गया, कोई महिला ऐसी है जिसको बहुत लोग सम्मान देते हैं, तो सबसे बड़ी चपाती में उनका नाम लिख दिया जाता है। फिर दूसरी चपाती फिर दूसरे व्यक्ति के लिए पूछा जाता है, और इसके बाद किसकी लोग मानते हैं, तो उसका नाम लिख दिया जाता है। फिर ये देखा जाता है कि ये दोनों जिनकी लोग बात मानते हैं, उनके बीच में रिलेशनशिप कैसी, क्या वो क्लैश तो नहीं करता, हो सकता है कि वो पॉलिटिकली डिसएग्री करते हो, आपस में विचार न मिलते हो। फिर वो चपातियां अलग अलग रखी जाती हैं। फिर धीरे धीरे और पूछा जाता है, फिर जो चपातियां पहले व्यक्ति से कनेक्टेड है या उनसे अच्छे रिलेशनशिप है, तो वहां पर रख दी जाती है, और कुछ चपातियां जो है अगर इनसे है तो ये रख दी जाती है। तो आपको स्पष्ट आइडिया हो जाता है कि हमने योजना को आगे चलाने के लिए कौन से ग्रुप से बात करनी है, और फिर धीरे धीरे कैसे जो हमारा अपोजिट है उसको कैसे लाना है। तो ये टूल्स हैं जो बहुत ही कारगर होते हैं, बहुत ही इफेक्टिव है। इसके अलावा कम्युनिटी पार्टिसिपेशन तो आप जानते ही हैं, जो हम स्वच्छ भारत मिशन में करते थे, जिसमें हम लोग को संसाधन, जो गाँव के जो वहाँ पर जो नेचुरल जो हमें सामान मिल जाता है उसी से उसको करते हैं, चूना और सब ले जाते हैं। और लोगों को अगर आपने गांव को देखना है तो लोगों को उसी कम्युनिटी के द्वारा गांव का नक्शा बनाया जाता है। तो एक तो वो मानचित्रण होता है जिससे हमें लोगों के आवास का पता लगता है, और पता लगती है। इसके अलावा संसाधन मानचित्र है, ये हमें पता लगता है कि गाँव के संसाधन क्या रिसोर्सेज हैं। ये इसके अलावा जो हमारा और है, जैसे वहाँ पर सरकारी क्या सुविधाएं हैं, क्या आंगनवाड़ी है, क्या आपका स्कूल है, क्या मंदिर है, कौन सा रिलीजन है, या फिर मौसमी जो है उस समय पानी की, धान की खेती हो रही है तो पानी की जरूरत है, तो पानी की अवेलेबिलिटी है। ये सब मानचित्रण के द्वारा एक वहाँ पर बैठ के ये सब पता लगाया जाता है। तो ये ऐसे टूल्स है जो कहीं ना कहीं लोगों से कनेक्ट भी करते हैं, और उसके बाद हमको बहुत हेल्प भी करते हैं। बिल्कुल मैम, अभी आपने जो भी पार्टिसिपेटरी अप्रोचेस को एक तो इतने अच्छे तरीके से आपने सामने रखा, और कुछ जब आपने टूल्स के बारे में बात की तो मेरे दिमाग में एक चीज आ रही थी कि जो PRA टूल्स है उस पे तो एक अलग से मुझे लगता है कि आपके हमें कई एपिसोड्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि आप इतने अच्छे तरीके से बताना चाहूंगी जो टूल्स हैं। बिल्कुल, ये जो टूल्स हैं वो 21 दिन का पूरा एक पैकेज है। इसको बहुत ही माइंडली, और बहुत अच्छी बात ये है कि इनको, क्योंकि जब हम समुदाय से जुड़ते हैं तो ये जो परिवर्तन है बहुत ही ग्रेजुअली, जैसे हम बिहेवियर चेंज की बात करते हैं ना, और आप भी इसके माहिर हैं, आपने इतनी ट्रेनिंग्स वगैरह आप कराते हैं, तो आप जानते हैं कि कितना मुश्किल होता है एक जो आदत हमारे अंदर आ गई है उससे दूर हटना, बाहर जाना। तो बहुत ही ग्रेजुअली परिवर्तन आते हैं। लेकिन हमने ये भी देखा है कि जब एक बार आप ट्रिगर कर गए या व्यक्ति उससे ट्रिगर हो गया, तो वो सबसे अच्छा रिसोर्स हमारे साथ बन जाता है।
मैम अभी आपने जो बताया उससे एक चीज बिल्कुल स्पष्ट दिखती है कि अक्सर लोगों का ये अप्रोच होता है, खासकर जो नए लोग आते हैं, कि वो गांव में जाके सीधे लोगों से जो भी वो सोच के आए हैं वो तुरंत बताना शुरू कर देते हैं, लेकिन उससे शायद वो असर नहीं पड़ेगा जब तक गांव के लोग खुद इन्वॉल्व ना हो, खुद अलग अलग टूल के माध्यम से अपनी स्थिति और अपनी समस्या को ना देख पाए। और जब वो देखेंगे तो अपने आप ही उनको लगेगा कि हाँ अब कुछ करना चाहिए, और तब हम उनको सपोर्ट करें। और यहाँ टूल्स का बहुत ही ज्यादा, अभी आप जो 2-3 टूल्स बताए उससे ही वो चीजें दिख के आ रही है कि उनसे हम डायरेक्ट कुछ भी नहीं पूछ रहे, लेकिन वो सारी चीजें निकल के आ रही हैं। और जो आपने बताया था जॉरी विंडो का जो फर्स्ट विंडो है कि मैं भी जान रहा हूँ और तुम भी जान रहे हो, वो बिल्कुल सामने सामने आ जाता है सिर्फ इन्हीं टूल्स के माध्यम से। और मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि हम कुछ एपिसोड कुछ टूल्स के ऊपर करें जिसमें बहुत ही ब्रीफ में आप कुछ टूल्स को बताएं जो हमारे सारे व्यूअर्स के लिए बहुत यूजफुल भी होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताऊंगी। और जैसे जो ये पार्टिसिपेटरी अप्रोच की हम बात करते हैं, इसमें बहुत एक जो बहुत सीखने की चीज है, उसको कहते हैं सीखने सिखाने की उल्टी प्रक्रिया। मीन्स हमें हमारे दिमाग में ये रहता है कि मैंने पढ़ा लिखा है, मैंने पीएचडी कर ली, मैंने एमए कर लिया, मास्टर्स मैंने कर लिया, तो आई नो एवरीथिंग, कि मैं सब कुछ जानती हूँ। और जब मैं गांव में जा रही हूँ और जिससे मिल रही हूँ उनको एजुकेशन नहीं है और वो नहीं जानते। अगर हम इस अप्रोच को लेकर गांव में जाएंगे, सबसे पहली यही है कि अगर आपने इस अप्रोच को लेके जाएंगे तो आप कभी सक्सेस नहीं होंगे। ये उल्टी प्रक्रिया ये कि आप एक फैसिलिटेटर बल्कि बिल्कुल खाली ग्लास बन के वहां पर अगर जाएंगे और लोगों से उनके अनुभव, जब भी ये बहुत बड़ी बात है कि जब आप लोगों को पूछते हैं, उनको एडमायर करते हैं और उनको बहुत ध्यान से सुनते हैं। हमें एक एक्सरसाइज भी कराती थी, सुनना सीखे सुनकर सीखे। तो ये कैसे सुनना है, लिसनिंग बहुत जरूरी है। हम चाहते हैं कि मेरी ओर से सब कुछ जाए, लेकिन अगर आप सुनते हैं उनके अनुभव लेते हैं और देखते हैं कि उनके पास तो अनुभवों का भंडार है, 4 किताबी बातों से नहीं, जीवन का अनुभव आपको बहुत कुछ सिखाता है। ये हमने फील्ड में जाके देखा है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को, क्योंकि आजकल अभी जो परिवेश है उसमें कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि बुजुर्गों को थोड़ा सा हम लोग इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। उनके पास इतना भंडार है नॉलेज का, अनुभवों का, कि हम उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। और अब आप उनके पास बैठेंगे तो वो आपको जो जानना चाह रहे हैं उसके अलावा भी कई चीजें बताएंगे। अब देखिए, अगर हम जैसे जल जीवन मिशन से अगर मैं इसको जोड़ूं तो एक पीआरए की टूल है टाइमलाइन। और अगर हम जल जीवन मिशन में वीएपी बनाने की बात कर रहे हैं ना हम लोग, कि जो विलेज एक्शन प्लान है वो बनना चाहिए, और वो अगर बहुत स्ट्रांग बनेगा तो हमारी जो योजना है बहुत सस्टेन होगी। तो वीएपी बनाने के लिए पहला स्टेप है कि आप गांव का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को जानना बहुत जरूरी है। और अगर हम गांव का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानना चाहते हैं तो टाइमलाइन इज द बेस्ट टूल फॉर दैट। उसमें क्या होता है कि आपको जब टाइमलाइन हम कराते हैं तो आपको गांव का इतिहास, कि कितना पहले ये गांव बसा हुआ था, यहाँ पे क्या क्या घटनाएं हुई, हो सकता है बहुत बड़ा फ्लड आया हो सकता है बहुत ज्यादा ड्राउट हुआ हो, सूखा पड़ा हो सकता है कोई ऐसी योजना आई हो जिसने गांव को बहुत विकास किया हो और फिर उसके बाद उसको हम सस्टेन नहीं कर पाए होंगे। तो गांव के अगर जो बुजुर्ग व्यक्ति है वहां से आप स्टार्ट करिए कि क्या गांव की स्थिति थी, कब गांव में क्या हुआ, क्या चीजें ऐसी हैं। तो देखिएगा वो आपको अपना जब तक जो उनका जीवन था वो तो बताएंगे, अपने पिताजी के, अपने परदादा के, दादा के टाइम की भी गांव की स्टोरीज आपको बताएंगे। तो पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो हमारा पहला पार्ट है वो कहीं ना कहीं वीएपी का हमें मिल जाता है। तो ये इतना अच्छा टूल है जिसको जो हम नहीं जान सकते। अगर मैं नैनीताल से किसी गाँव में जा रही हूँ तो मुझे नहीं पता वहाँ की हिस्ट्री क्या है, वहाँ बिल्कुल ऐसे आप तो नहीं जान सकते। हाँ, तो ये जरूरी है। उसके बाद वेन डायग्राम बहुत जरूरी, और भी कई ऐसे टूल हैं जो आपको बहुत हेल्प करेंगे इन सब चीजों में। नहीं मैम, हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करेंगे। हाँ, हम आपको जरूर इनवाइट करेंगे, और जो इस तरह के जो टूल्स है उसपे कुछ टूल्स पे हम एक एपिसोड कर सकते हैं, जिससे जो आपका एक्सपीरियंस है वो बहुत कंडेंस फॉर्म में और लोगों तक पहुंचे और वो उसका फायदा उठा सके। क्योंकि आपने जितना भी अभी चीजें बताई हैं वो बहुत ज्यादा इंसाइटफुल हैं, और ये बिल्कुल साफ साफ दिखाती है कि अगर एक भी टूल का हमने इफेक्टिवली उसका यूज कर लिया तो वो कितना यूजफुल हो सकता है और कितनी सारी जानकारी हमको मिल सकती है। तो अब जो ये हमारा इंटरव्यू है इसके जो आगे का सवाल है उस पर मैं आता हूँ।
और वो ये है कि अभी हम लोग ने बात करी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, पार्टिसिपेटरी अप्रोचेस की, लेकिन ये बड़ा जरूरी है कि जो मासेस हैं, जो लोग हैं, उन तक ये बातें पहुंच पाए। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि रोजमर्रा की जिंदगी में अगर आपकी एडवाइस हो कि लोग ऐसा क्या करें कि जिससे वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को सपोर्ट कर सकें, तो आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो लोग रोजमर्रा की जिंदगी में कर सकते हैं? देखिए, जो चीज मैंने शुरू में जैसे कहा था कि जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, और कहीं ना कहीं हम जब इसके 3 आयाम की बात करें तो एनवायरनमेंट पे भी आ रहे हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तो बात हम कर ही रहे हैं, हम एनवायरनमेंट पे भी आ रहे हैं, और हम कहीं ना कहीं सोशल कम्युनिटी पे भी आ रहे हैं। अब जो हमारे रोजमर्रा की चीजें हैं, सबसे पहली बात है पानी। जी। और आप देखिएगा कि पूरे हमारे दिनचर्या में हमारे द्वारा इतना ज्यादा पानी की वेस्टेज होती है, और वो वेस्टेज अगर हम रोक सके तो कहीं ना कहीं हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर सकते हैं। आप देखिएगा, कई बार मैंने तो कई बार ये देखा है कि अगर आप जा रहे हैं, नल खुला है, तो कोई भी बॉदर नहीं करता कि उस नल को बंद कर दे। पानी बह रहा है, हम किसी भी रास्ते से जा रहे हैं, तो अगर उसको बंद कर दिया जाए तो पहली तो बात ये हो जाएगी कि हम कहीं ना कहीं वो बहते हुए पानी को जो बर्बाद हो रहा है। कई बार महिलाएं कपड़े धोती हैं, कपड़े भीगे हैं बाल्टी में और नल खुला हुआ है और धो रही हैं और पानी बह रहा है लगातार। अब वो कहीं ना कहीं हमें, अगर हम ट्रिगर होते हैं, हम बात करते हैं कि नहीं, ये पानी मेरे फ्यूचर से जुड़ा हुआ है, नहीं ये पानी मेरे बच्चों तक मुझे आज कल ऐसी स्थिति आ जाएगी जहाँ पर पानी खरीदने की जरूरत होगी। या फिर रोजमर्रा की जिंदगी में हमारा किचन का पानी जो वेस्टेज होता है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो हमारे टॉयलेट्स हैं, उसमें अगर जब हम फ्लैश करने की बात करते हैं तो उसमें जो पानी बर्बाद होता है वो शायद मतलब वो मैक्सिमम है। उसको अगर हम देखें तो उसके लिए क्या रेमेडी हो सकती है कि वो कम से कम पानी बर्बाद हो, क्योंकि एक ये रोज की दिनचर्या है हमारी। जब हम शौच के लिए जा रहे हैं तो घर के हर लोग जा रहे हैं, तो हर बार करीब आपका 5 से 10 लीटर पानी हमारा सिर्फ इसमें चला जा रहा है। तो वो कहीं ना कहीं रोकने की बात है। इसके अलावा जब हम ओपन डेफिकेशन वाली बात करते हैं तो इसमें भी जो हमारी आदत बन चुकी है, जो हमारे आने वाले बच्चों की आदत बन चुकी है, वो तो ठीक है, लेकिन कहीं ऐसी परिस्थितियां ना हो कि हमें फिर से कहीं ना कहीं लोग ओपन डेफिकेशन जाना शुरू कर रहे हैं, हम उसको सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं, वो जो टॉयलेट बने हैं उसको मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, या फिर वो जो सरकार ने हमें सुविधाएं दे दी हैं उसको हम सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि मैंने अभी तक लगभग 16-17 स्टेट में जाके स्वच्छ भारत मिशन में भी काम किया था, और हम जब जाते थे और बहुत ऐसे भी देखे थे, ऐसे लोग भी देखे थे जिनके पास टॉयलेट भी होता था और सब कुछ होता था, लेकिन वो फिर भी ओपन डेफिकेशन के लिए जा रहे थे। जैसे मैं पंजाब का, अगर हम लोग शेयर भी करते हैं कई बार कि जब निर्मल भारत अभियान चल रहा था और निर्मल ग्राम पुरस्कार मिल रहे थे, तो उस समय हम लोग को एक वेरिफिकेशन एजेंसी के रूप में लिया गया था, जिस संस्थान के साथ में जुड़ी हुई थी। जब हमको पंजाब जाने का मौका मिला और जब हम लोग गए तो उन्होंने हमारा आवाभगत किया। फिर जैसे नेचुरल है कि हमें टॉयलेट की थोड़ा आवश्यकता पड़ी, तो उन्होंने ग्राम प्रधान जी थे गांव के, तो उन्होंने ताला खोला और हमें तो करीब 1 लाख का टॉयलेट बना हुआ था। तो हमने पूछा कि ये तो बड़ा अच्छा मेंटेन है, लेकिन ताला क्यों लगा है? तो उन्होंने कहा कि मैडम ये तो आप लोगों के लिए है, कि हम तो सुबह सुबह सभी लोग गाड़ी में बैठ के खेतों में ही जाते हैं। तो ये जो प्रथा है, हमने बना तो ली है चीजें, लेकिन उसका क्या हम उपयोग कर पा रहे हैं? और वो आपको पता है कि जो ओपन डेफिकेशन है वो कितना खराब है हमारे लिए, बहुत नुकसानदायक भी है और एनवायरमेंट के लिए, सबके लिए कितना खराब है। तो ये रोजमर्रा की जो आदतें हैं उसको चेंज करना बहुत जरूरी है, लोगों को ट्रिगर करना बहुत जरूरी है। और जो संसाधन है हमारे, जैसे हम वन की बात करते हैं या फॉरेस्ट की बात करते हैं, इतनी आराम से कटान करने की बात करते हैं। और रोजमर्रा की जिंदगी में तो हम पेपर जो हमारे ऑफिसेज में होते हैं ना, हम बहुत आराम से उसको मोड़ा और डाल दिया डस्टबिन में, लेकिन एक पेपर बनने में हम कितने पेड़ों का कटान कर रहे हैं, उसके बाद एक पेपर बन रहा है। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो बहुत हमारे आदतों में आ चुकी है, और हमें जरा सा भी अंदर से नहीं लगता कि हम ये सब चीजें कर रहे हैं, और ये सीधे एनवायरनमेंट पे इफेक्ट कर रहा है। तो ये चीजें बदलनी बहुत जरूरी है। इसका मतलब ये है कि हमें बहुत बड़े बड़े शब्दों में फंसने की जरूरत नहीं है,
जो हम नहीं लोग है, अपने, बहुत हाँ, ये कुछ वो चीजें हैं जो हम लोग रोज कर रहे हैं, और उसमें हम थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं। जैसे आपने कहा पानी की बात की, पेपर की बात की, आदतों की बात की, तो बहुत हद तक हम इस चीज को सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो बहुत बड़ा या बहुत टेक्निकल कुछ इनिशिएटिव लेने की न आपको जाने की जरूरत नहीं, जरूरत नहीं जरूरत नहीं है। है। मैम, अभी जो मेरा अगला सवाल है वो थोड़ा हाइपोथेटिकल है, और ये हम अपने हर गेस्ट से पूछते हैं कि अगर आपके हाथ में एक जादू की छड़ी होती और हाँ, आपसे कहा जाता है कि आप उससे कोई एक विश मांग सकते हैं, तो वो विश क्या होती जिससे आपको लगता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट बढ़िया तरीके से हो जाएगा? तो वो एक चीज ऐसा क्या होता है जिसको आप बदलना चाहते हैं? जैसे मैंने बताया कि मैं तो शुरू से ही पानी वाले काम में जुड़ी हुई हूँ, है ना। जी। और मैंने पानी के कंटामिनेशन से बच्चों को मरते हुए देखा है। मैंने देखा है कि वो कंटामिनेशन से लोग, क्योंकि पानी ही एक ऐसा वो है, सारी बीमारियों का जड़ है। कि हमने अगर कंटामिनेशन पानी पी लिया, प्रदूषित पानी का हो गया, तो वो हमारे बच्चों की क्या, बड़ों के भी जीवन को बर्बाद करता है। और फिर हमको डॉक्टर तक जाना और ये सारी चीजें। अगर मेरे पास जादू की ऐसी छड़ी और एक टिप्स मांगनी है, तो मैं कहूंगी कि दुनिया का सारा पानी शुद्ध हो जाए, शुद्ध पेयजल हो जाए। और जो हमारे सारे लोग पानी पी रहे हैं वो बिल्कुल प्योर वाटर लें, और फिर किसी को कोई बीमारी ना हो। और वो सीधे जैसे कैसे जुड़ता है, देखिए, अगर आप शुद्ध पानी पी रहे हैं, शुद्ध पेयजल को ले रहे हैं, तो उससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आप में एक नई स्फूर्ति आएगी। उसके बाद अगर स्वास्थ्य सही है, तो आप समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने जीवन के लिए कुछ कर सकते हैं। और अगर स्वास्थ्य सही नहीं है, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते जीवन में, कुछ नहीं। तो वो बहुत जरूरी है कि और वो कहीं ना कहीं जिससे मैं जुड़ी हुई हूँ, मैं चाहूंगी कि वो ही उसी चीज को मैं लूँ, उसी के लिए विश करूँ कि सारे सारे दुनिया का पानी शुद्ध हो जाए, और उस छड़ी से जो आप मुझे दे रहे हैं, और फिर लोग अच्छा पानी पिए और फिर अपना अच्छा जीवन। बिल्कुल, ये तो हमारी भी पूरी उम्मीद है कि आप जो कह रही हैं वो हो, और ये जादू की छड़ी शायद हम ही लोगों के पास है। हम लोग अगर अपनी आदतों में हाँ, और पानी के वेस्टेज में कुछ चेंजेस करेंगे तो ये भी पॉसिबल है। यानी ये हम सबके हाथ में वो जादू की छड़ी है जिसके बारे में आप जिक्र कर रहे हैं। तो मैम, मेरा आखिरी सवाल आज के इंटरव्यू का वो ये है कि अगर आप इस इंटरव्यू को ले रही होती, यानी आप मेरी जगह होती, तो ऐसा कौन सा सवाल होता जो आप जरूर पूछती लेकिन वो मैंने अभी तक आपसे नहीं पूछा है? तो उसका वो सवाल क्या होता और उसका आप क्या जवाब देना चाहते? हाँ, ये बहुत ही कठिन सवाल भी है, और लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी कि क्योंकि हम इस समय अभी हम पार्टिसिपेटरी अप्रोच की बात कर रहे हैं और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, और मैं बार बार कह रही हूँ, ये बहुत ही धीमी प्रक्रिया है, बहुत ही ग्रेजुअली ग्रेजुअली। क्योंकि हम 93 में हमने अमेंडमेंट किए थे, और आज हम 2021 में पहुंच गए हैं। तो अभी भी हमें वो सब चीजें नहीं दिखाई देती लोगों में जो हम एग्जैक्टली चाहते थे। तो बहुत पेशेंस चाहिए वो करने के लिए। तो अगर मैं आपकी जगह होती, मैं आपसे पूछती कि आप इतने सालों से इसमें जुड़े हुए हो, लोगों के साथ जा रहे हो और लोगों को अवेयर करने की बात कर रहे हो, या लोगों से सीख रहे हो, क्या कभी ऐसी स्टैग्निटी आई, या कभी आप ऐसे विचलित हुए कि आपको लगा कि नहीं, 30 साल हो गए भाई, अब छोड़ो, ये तो समझ नहीं रहे लोग? क्या कभी ऐसा लगा आपके जीवन में? कभी ऐसा हुआ? ये मैं पूछती कि और इसमें 25-26 साल बहुत बड़ा एक टाइम बहुत होता है बड़ा जिसमें आप टाइम काम कर रहे हैं। तो क्या कभी ऐसा हुआ कि आपको, आपके पेशेंस कहीं हिला है, या फिर आपको थोड़ा सा ये लगा है कि नहीं, छोड़ो, अब बहुत हो गया? तो इसका आंसर भी आपको ही देना है। मैं इसका आंसर ये देती कि कभी कभी लगता था, लेकिन फिर कहीं ना कहीं क्योंकि हम अपने समाज से, अपने परिवार से और अपने देश से प्यार करते हैं, और हम चाहते हैं कि भारत एक महाशक्ति बने। हम जिस जिस विकास की ओर को जा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमें उस ओर ले जा रहा है। और हर व्यक्ति का कर्तव्य होगा कि इस विकास में, इस प्रगति में अपना योगदान दे। तो विचलित होने के बावजूद भी मुझे लगता नहीं, कभी ऐसा हो गया कि जब हम बहुत ज्यादा गांव से लौट रहे हैं और वो परिणाम नहीं मिले जिसके लिए हम गए थे, और लौट रहे, या कोई ऐसी ट्रेनिंग प्रोग्राम करा रहे हैं कि लोग थोड़ा समझने में, इस अप्रोच को समझने में
क्योंकि जो बहुत लंबे समय से सरकारी सेवा में जुड़े हुए हैं उनको बहुत मुश्किल होता है समझाना। तो जब बहुत मेहनत करने का जब बहुत परिणाम होता है तो थोड़ा सा विचलन होता है, लेकिन हर सुबह एक नई सुबह होती है। फिर लगता है नहीं, उठो और चलो, और क्योंकि अपने लिए, देश के लिए और अपने समाज के लिए जीना है, और यही तो जीवन का लक्ष्य भी है। और मैं तो ये मानती हूँ कि देखो, हमको जन्म मिला है, एक कहते हैं ना कि मानव जीवन मिलना बहुत मुश्किल है। जन्म मिला है और जन्म को ऐसे ही बर्बाद करना नहीं कि आपने आए और पूरा जिया और चले गए, नहीं। ऐसा कि लोग आपको आपके जाने के बाद भी आपको याद करें और कहें कि नहीं, उन्होंने अभी और रहना था, नहीं, उन्होंने कुछ और करना था। जो ये है, इस अप्रोच को लेके मैं चलती हूँ कि नहीं, कि जब मैं कुछ करके जाऊं तो मुझे अच्छा लगेगा। ये आखिरी में जो आपने बातें कही हैं ये वाकई काफी मोटिवेट करने वाली है कि जो भी परिवर्तन है वो अगर स्थायी परिवर्तन है तो वो एकदम से नहीं हो सकता, उसमें समय लगेगा और आप विचलित भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आप अपना उद्देश्य एक अर्थपूर्ण बनाते हैं कि मैं कुछ यहाँ पर हूँ तो कुछ करके जाऊँ, कुछ वैल्यू लोगों के लिए क्रिएट करके जाऊँ, तो शायद वो एक बड़ा मोटिवेशन है जो आपको हमेशा काम पे लगाए रख सकता है। तो गीता मैम, आप इस इंटरव्यू में आई और आपने इतना अपना समय दिया, और सबसे बड़ी बात, आपने अपने एक्सपीरियंस में से इतनी सारी इंसाइट्स यहाँ पे शेयर की जो ना सिर्फ मेरे लिए और जितने हमारे व्यूअर्स हैं सबके लिए बहुत ही यूजफुल है। तो आपका एक बार जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उनकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। जैसे मुझे इतना अच्छा लग रहा है अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हुए, और बहुत कुछ है बताने के लिए, क्योंकि इतना लंबा समय है और इतने स्टेट्स में जाके काम किया है, तो बहुत सी स्टोरीज है जो कि शायद कहीं ना कहीं रेलिवेंट होती जो हम काम करने जा रहे हैं, लेकिन समय कम है। और बहुत अच्छा मुझे लगा कि आपने मुझे इस फोरम पे, जो बहुत ही प्रेस्टिजियस है, जहाँ पर बहुत विद्वान लोग और विदुषी लोग आते हैं, उस फोरम के लायक मुझे आपने समझा है। तो मैं तो अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली और धन्य मानती हूँ, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी आशुतोष जी। आपने मुझे इस लायक समझा है, और जो मेरा अल्प ज्ञान था, या मुझे मैंने जो महसूस किया इतने सालों में, वो मैं साझा कर पाई आप लोगों के साथ। तो बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी मैं आपका। हम आपको भी धन्यवाद। और जैसा अभी हमने आपसे बीच में भी अनुरोध किया था कि आपको इनवाइट भी करते रहेंगे, तो आपको बीच बीच में अलग अलग टॉपिक्स के लिए हम बुलाएंगे भी। तो हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, ये एपिसोड हमें लगता है आप सबके लिए बहुत यूजफुल होगा। तो एक बार फिर गीता मैम को बहुत बहुत धन्यवाद, और देखते रहिए एसडीजी चर्चा। नमस्कार।